हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का 5 जुलाई को महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों का को करिकुलर कोर्स का पेपर है और आपके पेपर का नेम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। दोस्तों, ये जितनी भी क्लासें मैं आपको करा रही हूँ सभी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ। एक क्लास मैंने इसकी पहले करा दी थी, यानी एक पेपर मैं इसका सॉल्व करा चुकी हूँ। ये आपकी दूसरी क्लास है। दोस्तों, ये सारी क्लासें मैं एक काम करूँगी कि आपको चैनल पर जाइएगा और इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी, तो आपको ये सारी क्लासें उसमें मिल जाएंगी। लगभग मैं इसकी आपको 5 क्लास कराऊंगी और पांचों क्लासें आपको उसी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। आप ये देख लीजिए, सबसे पहले नंबर पे मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है MJPRU करके, तो आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं सारी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप कहीं से भी जाके आराम से देख लीजिएगा। मुश्किल से ये वीडियो आपका 15 मिनट का होगा और मैं आपको पूरे 75 MCQs करा दूंगी। कहीं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। और मैं हर क्वेश्चन के नीचे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने लिख दिए, जितने भी क्वेश्चन से संबंधित थे वो मैंने लिख दिए हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत आराम पहुंचाने वाली औषधि कौन सी है, यानी कौन सी दवा ली जाती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सोर्बिट्रेट। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हड्डी टूटने का लक्षण या चिन्ह है कौन सा। ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या है, चोटग्रस्त भाग पर अत्यधिक एवं असहनीय दर्द। दूसरा है आपका अंग सूजा हुआ, विकृत या असामान्य स्थिति में। तीसरा है आपका चोटग्रस्त अंग हिल डुल नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आए उपरोक्त सभी वाले, तो आप वीडियो रोक के चारों ऑप्शन जरूर ध्यान से पढ़िएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, डैश झूठी मान्यताएं हैं जो भ्रामक दिखाए जाने के बाद भी दूर नहीं होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट, भ्रम। भ्रम आपकी झूठी मान्यताएं हैं जो भ्रामक दिखाए जाने के बाद भी दूर नहीं होती हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये ऊपर क्या लिखा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके कुछ फैक्ट है, इसको जरूर पढ़ना है। पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। एक गंभीर मानसिक स्थिति जो वास्तविकता से संपर्क के नुकसान से सांकेतित होती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, साइजोफ्रेनिया। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक घटना के समय में प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। तो ऑप्शन सी एकदम सही है, तत्काल यानी कि तुरंत दी जाती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक चिकित्सक की प्रथम भूमिका क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, खतरे को पहचानना। अब जो मैंने ऊपर फैक्ट लिखे उनको देख लीजिए। ये देखिए, जब प्राथमिक चिकित्सा है उसके कुछ नियम है या आप रूल कह सकते हैं कि आपको इसी क्रम में सब कुछ करना होता है। पहला आपका है डी, फिर है आर, फिर एस, फिर आपका ए, फिर है बी और फिर है सी। तो देखिए, डी का क्या मतलब है, डेंजर यानी खतरे को पहचानना। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, प्राथमिक भूमिका क्या है, तो पहली भूमिका क्या है, ऑप्शन डी आपका खतरे को पहचानना। दूसरा क्या है आपका, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। तीसरा क्या है, एस, मदद के लिए बुलाए। आप सोचेंगे ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपसे ऐसे पूछ देता है कि जो प्राथमिक चिकित्सा में डी आर एस ए बी सी है उसमें बी का क्या मतलब है। जब तक आपको ये सब नहीं पता होगा आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ए का क्या मतलब है, वायु मार्ग यानी कि एयरवे। बी का क्या मतलब है, ब्रीथिंग यानी सांस। और सी का क्या मतलब है, सर्कुलेशन यानी रक्त संचार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बीमार या घायल व्यक्तियों को ले जाने का सबसे अच्छा साधन क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका एम्बुलेंस। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अच्छा सैनिटाइजर युक्त होता है किससे। तो ऑप्शन सी आपका एल्कोहल। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन पट्टियां क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, कोई भी कपड़ा या मलमल का कपड़ा। अब देखिए, अगर आपातकाल की स्थिति है, आप उसमें सोचें मैं तो कॉटन का ही कपड़ा लूंगा और कॉटन का नहीं मिल रहा तो आप कॉटन का ही ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपातकाल में आपको कोई भी कपड़ा मिले, बस वो साफ होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मानसिक बीमारी का उदाहरण क्या है आपका। तो इसका राइट आंसर है डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया और नशे की लत। इसलिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी आपका, उपरोक्त सभी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गर्भावस्था का समय कितना होता है। आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, मुझे पक्का पता है। ऑप्शन डी एकदम सही है, 9 महीने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्वाद कलिका जीभ के किनारों पर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी, खट्टी। अब आप देखिए, इसका मैं आपको पूरा बता देती हूँ क्योंकि जीभ में आपके 4 तरह के स्वाद पाए जाते हैं, तो ये बहुत पूछा जाता है। ये देखिए आपकी पूरी जीभ है
और ये जो आगे का हिस्सा है ये आपका होता है मीठे को पहचानता है। पेपर में लिख के आपके पास क्या आएगा, जीभ के जो आगे का सिरा होता है वो मीठे को पहचानता है, और उसके बाद ये थोड़े थोड़े साइड में ये नमकीन का होता है। यानी कि मीठे के बाद थोड़ा थोड़ा जो साइड का होता है वो नमकीन का होता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जीभ के सामने के जो किनारे होते हैं ये आपके होते हैं नमकीन के। उसके बाद आपका आता है खट्टा। तो खट्टा आपके जो बिल्कुल साइड के होते हैं, ये बिल्कुल साइड वाले आपके क्या होते हैं, खट्टे के। जीभ के किनारों के बीच वाला भाग जो होता है आपका ये आपका होता है खट्टे का, याद रखिएगा। और कड़वा कौन सा होता है, ये पीछे वाला भाग। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत पूछा जा सकता है कि जो जीभ का कड़वा भाग है वो कौन सा होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल पिछला हिस्सा, ये आपका होता है कड़वा। अब याद रखिएगा, सबसे पहले मीठा, मीठे के बाद आपका नमकीन आ जाएगा, उसके बाद आपका खट्टा आएगा और फिर आपका कड़वा। तो ये था पूरा क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, एड्स के लक्षण है क्या। तो ए बी सी तीनों इसके लक्षण है, इसलिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बुखार भी, सूजी, लिम्फ नोड भी और थकान भी, तीनों है, इसलिए ऑप्शन डी एकदम सही है। फिर है आपका इसमें अगला क्वेश्चन, एक पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार क्या कहलाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका प्राथमिक उपचार कहलाता है, यानी कि फर्स्ट एड। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है। तुरंत सहायता, जीवन रक्षा करना या अस्थायी चिकित्सा। तो ये तीनों होते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा का गुण क्या है, ज्ञान, कुशलता या निर्णय लेना। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी आपका, उपरोक्त सभी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दर्द कम करना किसका पहला उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन डी आपका प्राथमिक उपचार का। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स संबंधित है किससे। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सामग्री व संबंधित औषधियों से। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जीवन सहायता में आपका ए बी सी का अर्थ क्या है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, देखिए आपके पेपर में ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जब तक आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। डी का मतलब डेंजर, आर का मतलब रिस्पॉन्स, ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग और सी का क्या हुआ, सर्कुलेशन। अब बताइए आपको राइट आंसर इसमें कौन सा दिख रहा है। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, ए बी सी का फुल फॉर्म क्या होता है, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार के क्रम को सही प्रकार से व्यवस्थित करें। यहाँ पे आपको 4 स्टेप दिए गए हैं, आपको बताना है कि आप पहले कौन सा स्टेप करेंगे, उसके बाद कौन सा करेंगे। तो आप सबसे पहले चारों ऑप्शन पढ़ें, श्वास को पुनर्स्थापित करें, गंभीर रक्तस्राव बंद करें, सदमे का इलाज करें, उन्नत चिकित्सा सहायता को तुरंत कॉल करें। देखिए मैं आपको जो इसका क्रम बता रही हूँ, जो डॉक्टर अप्लाई करते मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वो बता रही हूँ, यानी कि जो आप कहीं भी पढ़ेंगे आपको यही क्रम मिलेगा। सबसे पहला क्रम आपको क्या फॉलो करना है, गंभीर रक्तस्राव आप बंद करें। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उन्नत चिकित्सा सहायता को तुरंत कॉल करेंगे। उसके बाद आप सदमे का इलाज करेंगे, देखेंगे व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, आप उसको ये देखने की कोशिश करेंगे। फिर आप देखेंगे कि उसको सांस आ रही है कि नहीं आ रही, ये सारे आपको प्रोसेस फॉलो करने हैं। इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो इसका एग्जैक्ट आंसर है मैंने आपको वो बताया है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट, 2 4 3 1। सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4, फिर 3 और फिर 1। बाकी अगर आपको इसका कोई दूसरा आंसर मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य कौन सा नहीं है। यानी कि आपको ये 4 दिए गए, आपको बताना है इसमें प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी आपका, स्थायी राहत। तो प्राथमिक चिकित्सा का ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं होता है कि उसका परमानेंट इलाज कर दिया जाए। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि डॉक्टर के पास जब तक मरीज पहुंचे तो उससे पहले उसका अस्थायी उपचार कर दिया जाए, उसकी हालत में थोड़ा सुधार किया जाए। जैसे अगर उसका खून बह रहा है तो उसमें पट्टी बांध दी जाए। ऐसा ना हो कि डॉक्टर तक पहुंचे तो उसका ज़्यादा खून बह जाए तो ज़्यादा दिक्कत हो जाए। यानी कि परमानेंट इलाज करना उसका मतलब नहीं होता, उसका मतलब होता है टेम्परेरी, यानी कि अस्थायी इलाज करना। ए बी सी उसके उद्देश्य होते हैं, डी आपका उद्देश्य नहीं होता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बहुधा किसी अंग के जलने की स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त प्राथमिक इलाज क्या होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, प्रभावित अंग को ठंडे पानी की धारा के नीचे रखना। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा की विशेषता क्या है। ऑप्शन फर्स्ट आपका, घायलों की मरहम पट्टी, पीड़ितों की जीवन की रक्षा, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को धैर्य रखना, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, उपरोक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एक फिट के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसमें कौन सी बीमारी है जिसे फिट के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, दौरे या आक्षेप। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई होती है कितनी।
तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, 22 फीट लंबी। आप इसको कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 20 से 22 फीट। अगर आपके ऑप्शन में 20 और 22 दोनों दे दे तो आप इसमें 22 टिक करेंगे, लेकिन अगर आपको 22 नहीं दे रहा है तब आप 20 टिक करेंगे, याद रखिएगा। और 20 और 22 दोनों ना दे, आपको 21 दे दे तो आप फिर 21 टिक कराएंगे, लेकिन प्रेफरेंस में आपको 22 ही रखना है और आप 22 ही टिक करके आएंगे। लेकिन अगर आपको फिट में आंसर ना दे दे, आपको दे दे 6 से 7 मीटर, तो आप इसको टिक करके आएंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो ऑप्शन डी आपका त्वचा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कास्टिक बर्न को किस रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी आपका केमिकल बर्न। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य शरीर के तापमान को कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, 98.6 फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर आपको फ़ारेनहाइट में ना दे, आपको सेल्सियस में दे, तो 37 डिग्री सेल्सियस आपके सामने लिख के आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। और चिकित्सा विज्ञान में जो आपका सामान्य शारीरिक तापमान होता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट, तो इसको कहते क्या है? यूथर्मिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, आंखें लगभग गोलाकार होती है जिनका व्यास कितना होता है? तो इनका व्यास होता है, ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपको में दे दे तो आप क्या लिखेंगे? 25 याद रखिएगा। जैसे 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे 1 सेंटीमीटर में आपके 10 मिलीमीटर होते हैं। याद रखिएगा। इसलिए इसका अगर सेंटीमीटर में आंसर दे तो 2.5 और मिलीमीटर में यानी में दे तो 25। बिल्कुल सही इसका आंसर है। वैसे आप इसका एक फैक्ट और देख लीजिए कि वैसे इसका होता है 2.2 से 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर आपको इसके बीच में कोई भी दे दे अगर ऑप्शन में, तो आप उसको टिक कर देंगे। लेकिन अगर आपको 2.2 और 2.5 दोनों दे दे तो आप 2.5 को टिक करके आएंगे। मैं आपको कहीं भी पेपर में कंफ्यूजन ना हो, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन बता रही हूँ। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गंभीर रक्तस्राव के लिए प्राथमिक उपचारकर्ता को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव डालें। जैसे कहीं भी खून बह रहा है तो उसको दबाएं कि खून ज़्यादा ना निकल पाए। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, खाद्य विषाक्तता जीवाणु के कारण होता है, यानी कि फूड पॉइजनिंग आपकी जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण होती है। लेकिन इस पर यह पूछ रहा है कि ये भोजन से कैसे फैलता है। यहाँ पे गलत टाइप हो गया हिंदी में, इसका मतलब ये है कि ये भोजन के थ्रू कैसे फैलता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, अनुचित हैंडलिंग के द्वारा। ऑप्शन बी आपका खाना पकाने या संग्रह के द्वारा। इसलिए राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, किडनी का आकार कैसा होता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सेम के आकार का। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, किडनी की क्रियात्मक इकाई है क्या? ऑप्शन सी आपका नेफ्रॉन। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, किडनी एक दिन में कितना पानी फिल्टर करती है? तो ऑप्शन डी आपका 200 लीटर। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, किडनी लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को स्रावित करके बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट आपका एरिथ्रोपोइटिन। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शुक्रजनक नलिकाएं निम्नलिखित के बाद केंद्रीय लुमेन विकसित करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी आपका यौवन। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, महिला के बाह्य जनांग को किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, योनि मुख। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नर स्तनधारियों में एक सहायक प्रजनन ग्रंथि है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी आपका प्रोस्टेट ग्रंथि। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम किसके स्राव का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, प्रोजेस्टेरॉन। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, विभाजन अवधि। आपके पास प्रसव अवधि भी लिख के आ सकता है, तो दोनों ही एकदम सही है। कुछ भी अगर आपके पास लिख के आ रहा है तो आप टिक कर दीजिएगा, विभाजन भी या प्रसव। देखिए ऑप्शन सी में क्या लिखा है? प्रसवकालीन अवधि। तो ये शिशु के जन्म से पहले और बाद के समय को कहा जाता है, थोड़ी देर पहले और बाद वाले समय को। और प्रसवोत्तर अवधि क्या होती है? शिशु के जन्म के बाद वाली अवधि। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रसव के चरणों के दौरान अपरावस्था में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, 15 मिनट। अब आप देख लीजिए कि अपरावस्था है क्या। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको फिर ये क्वेश्चन भूलेंगे नहीं, वरना ऐसे भूल सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान अपरा यानी कि प्लेसेंटा गर्भस्थ शिशु को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करता है। बच्चे के जन्म के बाद इसका शरीर में कोई काम नहीं रहता, इसीलिए इसे बाहर निकालना जरूरी होता है।
तो इसी को बाहर निकालने में कितना समय लगता है ये आपसे पूछ रहा है। आमतौर पर 5 से 30 मिनट तक का समय लगता है, लेकिन 15 मिनट आपका एक औसत टाइम है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 15 मिनट। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कॉपर टी का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, ये निषेचन को रोकता है। देखिए, जो काम पुरुषों में कॉन्डोम करता है वही महिलाओं में कॉपर टी करता है, इसलिए राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, ये निषेचन को रोकता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य से तात्पर्य है क्या? तो ऑप्शन फर्स्ट आपको क्या दिया है? केवल रोगों से मुक्त होना। ये एकदम गलत है, क्योंकि इसमें केवल लगा दिया है, तो केवल रोगों से मुक्त होना स्वास्थ्य का मतलब नहीं होता है। फिर आपका क्या है? केवल हष्ट-पुष्ट होना, ये भी गलत है। थर्ड में क्या है? उत्तम स्वास्थ्य का ध्येय रखना, ये भी आपका गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। स्वास्थ्य की डेफिनेशन WHO ने क्या दी है, सबसे पहले आप वो देख लीजिए, मैंने नीचे लिखी है, पहले आप वो डेफिनेशन देखिए। WHO के अनुसार स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। यानी कि स्वस्थ व्यक्ति का मतलब ये होता है कि वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों स्थिति में स्वस्थ हो। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता था 43 का? देखिए, वैसे रोगों से मुक्त होना एकदम सही है, हष्ट पुष्ट रहना भी सही है, लेकिन इन्होंने क्या किया है? केवल लगा दिया है। केवल के कारण ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं, इसलिए राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने पर क्या प्राथमिक उपचार दिया जाता है? कृत्रिम श्वसन, हृदय की मालिश करना, डॉक्टर के पास भेजना। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी आपका, उपरोक्त सभी, नासा गुहा भी, ग्रसनी भी और स्वर यंत्र भी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का कार्य है? तो कौन सा कार्य है बताइए? मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना, रक्त के गैसों का अनुपात बनाए रखना, शरीर में ताप को नियंत्रित करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सूखी पट्टी की जाती है कब? इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए आप चारों ऑप्शन जरूर पढ़ें। पहला क्या है आपके पास? रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, दूसरा क्या है? हवा रोकने के लिए, तीसरा क्या है? घाव पर दबाव डालने के लिए, और चौथा ऑप्शन क्या है? घाव को रोकने के लिए। मैं आपको पहले एक हिंट देती हूँ, फिर आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपने पिक्चर या मूवी सीरियल जो भी देखे उसमें अगर कभी भी खून निकलता है, हीरोइन या एक्ट्रेस क्या करती है? तुरंत अपनी चुन्नी को फाड़ के या साड़ी को फाड़ के उसके हाथ में या कहीं भी बांध देती है जहाँ खून निकल रहा होता है। तो अब आप बताइए कि सूखी पट्टी का क्या काम होगा? रक्त प्रवाह को रोकने के लिए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जले हुए घाव की ड्रेसिंग के लिए प्रयोग करते हैं किसका? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, टेफलॉन लेयर वाला पैड का। देखिए, आप सोचेंगे कि स्टारलाइज गॉज पैड का यूज़ क्यों नहीं करते? इसका यूज़ भी करते हैं, लेकिन ये घाव में चिपक जाता है, जब इसको खींचो तो फिर वो घाव में दिक्कत होती है, इसलिए जब भी जला हुआ घाव होता है तो हम लोग टेफलॉन लेयर वाले पैड का यूज़ करते हैं। अब आप सोचेंगे कि तिकोड़ी पट्टी क्या होता है, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आप ये देखिए, तिकोड़ी पट्टी आपकी ये है, आपको चित्र के थ्रू समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। देखिए, इसका यूज़ कब कर रहे हैं? आपने हमेशा देखा होगा कि बहुत सारे टीवी में, मूवी में कि इस तरह के लोग पहने रहते हैं जब उनके हाथ या कंधे में चोट लग जाती है। तो अब आप देखिए कि तिकोड़ी पट्टी का यूज़ कब करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कंधे या कोहनी की चोट में हाथ को सहारा देने के लिए, या जब अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा होता है तो इसको मोड़ के उस घाव के ऊपर एक गद्देदार लेयर बनाने के लिए रख दिया जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि तिकोड़ी पट्टी का क्या यूज़ होता है। अब देखिए, इसमें आपका अगला क्वेश्चन क्या है, घाव को जल्द से जल्द सोखने में मददगार होता है, क्या होता है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, पेट्रोलेटम गॉज पैड। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पट्टियों के प्रकार कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, मरहम पट्टी भी और सामान्य पट्टी भी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बाह में चोट आने पर मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती है लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी या बहुपुछी पट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी आपका, तिकोनी पट्टी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, स्लिंग कहा जाता है किसको? ऑप्शन बी आपका, तिकोनी पट्टी को स्लिंग कहा जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकालकर क्या प्राथमिक उपचार दिया जाता है? कृत्रिम श्वसन, हृदय की मालिश करना, डॉक्टर के पास भेजना। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम विधि से श्वास
कब दिलाई जाती है? दम घुटने पर, जल में डूबने पर, फांसी लगाने पर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वसन को इस रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, हृदय फुसफुसी पुनर्जीवन। इसी को क्या कहते हैं? सीपीआर। आपको सीपीआर पता होगा, लेकिन सीपीआर की हिंदी अभी तक नहीं पता होगी। हिंदी क्या होती है? हृदय फुसफुसी पुनर्जीवन। लेकिन आप कृत्रिम श्वसन को जरूर ये देख लीजिए, मैंने नीचे कुछ फैक्ट लिखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के उससे। कृत्रिम श्वसन को सीपीआर का हिस्सा माना जाता है। हिंदी में सीपीआर को हृदय फुसफुसी पुनर्जीवन कहते हैं। अब सीपीआर का फुल फॉर्म देख लीजिए, क्योंकि ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। सीपीआर में आपके दो काम होते हैं, पहला आपको छाती को में दबाव डाला जाता है, दूसरा आपका कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। फिर आप देखिए कि आपको जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, इनका पर्टिकुलर मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेबुलाइजेशन का यूज़ कब किया जाता है? मशीन से दवा की भाप देना, यानी कि आपने अस्थमा के मरीजों को देखा होगा कि मुंह में वो एक मशीन टाइप की भर के सांस खींचते हैं, तो वही आपका क्या है? नेबुलाइजेशन। सेकंड आपका क्या हो गया? हृदय फुसफुसी पुनर्जीवन, ये तो मैंने आपको बता दिया, सीपीआर है। फिर आपका थर्ड क्या है? बाहरी श्वसन। बाहरी श्वसन में क्या होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, ये आपकी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। फिर आपका डी पे क्या दिया है? आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन का क्या मतलब है? कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होना। तो ये थे आपके चारों ऑप्शन। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, फुसफुस। अगर फुसफुस की जगह फेफड़े लिख के आ जाए तो आप उसको भी टिक कर देंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप सोचेंगे कि हृदय क्यों नहीं हो सकता? तो हृदय आपका एक पंपिंग अंग है जो पूरी बॉडी में आपके रक्त को प्रसारित करता है, लेकिन रक्त को शुद्ध नहीं करता। देखिए दोस्तों, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रक्त की शुद्धि आपकी तीन चीज़ों से होती है, यानी कि तीन आपके जो अंग है वो रक्त की शुद्धि करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका किडनी या गुर्दा, फिर आपका फेफड़े और फिर आपके लीवर। अगर आपके पास ऑप्शन में किडनी दे तो सबसे पहले आप बिना सोचे समझे किडनी में ही टिक करेंगे। किडनी या गुर्दा दोनों एक ही चीज़ है। अब किडनी ना दे, अगर आपके पास फेफड़े देगा तो आप फेफड़े में टिक करेंगे। किडनी फेफड़े दोनों ना दे, अगर लीवर दे दे तो आप लीवर में टिक कराएंगे। अगर ये तीनों आपको ऑप्शन में दे रहा है और आपको कोई एक ही टिक करना है तो आप किडनी टिक करके आएंगे। अब आप देखिए कि तीनों अंग काम कैसे करते हैं। तो किडनी का क्या काम है? सबसे पहले आप ये देखिए, ये रक्त को छानने का मुख्य अंग है। ये रक्त से यूरिया, अतिरिक्त लवण और पानी निकालकर मूत्र के रूप में आपके बाहर करती है। फिर आपके फेफड़े का क्या काम है? ये रक्त का ऑक्सीकरण करते हैं, यानी कि जो आपका ब्लड है उससे आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालकर उसमें ऑक्सीजन मिलाते हैं। फिर आपका तीसरे नंबर पे है लीवर और यकृत। ये आपका क्या काम करता है? ये शरीर का विषहरण केंद्र है। अब विष का मतलब आपका यहाँ जहर से नहीं है। अगर आपने कोई हानिकारक पदार्थ ले ली या दवाएं ले ली तो ये आपका लीवर क्या करता है? रक्त से अलग करता है उनको, आपके हानिकारक पदार्थों को, दवाओं को, ये सब रक्त से अलग करता है। यानी कि शरीर का आपका विषहरण केंद्र है लीवर। अब आप इसमें आगे देखिए, कंक्लूजन देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मानव शरीर में रक्त की शुद्धि, छानने और अपशिष्ट निकालने का काम क्या करता है? किडनी यानी गुर्दे करते हैं। इसके अलावा फेफड़े क्या काम करते हैं? तो ये रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और लीवर आपका क्या काम करता है? तो ये रक्त से आपके विषाक्त पदार्थों को अलग करता है। तो ये आपके थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, रोगी के बेहोश होने या सांस बंद हो जाने पे उसे क्या करना चाहिए? पानी पिलाना चाहिए, हवा में लिटाना चाहिए, बनावटी सांस देनी चाहिए या जगाते रहना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बनावटी सांस देनी चाहिए। आपके पास कृत्रिम श्वसन भी लिख के आ सकता है तो आप उसे टिक कर देंगे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त परिसंचरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? यानी कि ह्यूमन ब्लड जो आपका सर्कुलेशन है उसको कौन कौन से कारक या फैक्टर प्रभावित करते हैं? फर्स्ट नंबर आपका क्या है? मानसिक तनाव, एकदम सही। सेकंड में आपका बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान, ये भी सही है। थर्ड नंबर पे आपका क्या है? व्यायाम एवं शारीरिक श्रम, तो ये भी सही है। ये तीनों आपके जो ह्यूमन है उसके ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों से रक्तस्राव का कारण क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी एकदम सही है, उपरोक्त परिस्थितियों में से कोई भी एक। अब आप ये तीनों परिस्थिति यानी कि तीनों आप स्टेटमेंट जरूर पढ़ें। पहला क्या है? क्षय रोग की अधिकता, एकदम सही। फेफड़ों का कैंसर, ये भी सही है।
सी नंबर क्या है आपका, वृक्ष स्थल की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चोट, ये भी सही है। लेकिन आपको ऑप्शन डी में क्या दे दिया है, उपरोक्त परिस्थितियों में से कोई भी एक, तो एकदम सही है, ऑप्शन डी आपका है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक की एक विधि है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी। मैंने इसका फुल फॉर्म भी लिख दिया, आप उसको ज़रूर देख लीजिए, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मध्य तिमाही गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, मिफेप्रिस्टोन। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में आत्महत्या के कितने अधिक मामलों के साथ भारत दुनिया की आत्मघाती राजधानी बन गया है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको अब तक सारे क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहले आप कहीं सर्च करिएगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर इसका आंसर मैं आपको बता दूंगी। 62 नंबर आप मुझे खुद कमेंट करेंगे, याद रखिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, WHO का अनुमान है कि दुनिया भर में कितने लोग अवसाद से पीड़ित होते हैं। अवसाद यानी डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए, ऑप्शन डी, 121 मिलियन। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निरंतर अवसादग्रस्तता विकार को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आपका, डिस्थीमिया अवसाद। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अवसाद के लिए प्रथम पंक्ति उपचार है क्या, चिंता रोधी, उन्माद रोधी या अवसाद रोधी, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अवसाद रोधी। आप उसे ऐसी दवा दें जो अवसाद को कम करे, या इस तरह की थेरेपी दें उसे जो अवसाद को कम करे, यानी कि अवसाद रोधी चीज़ों को आपको इसमें यूज़ करना है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, भय का विकार एक प्रकार का कौन सा विकार है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, चिंता। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, एग्रोरफोबिया क्या है, बताइए एग्रोरफोबिया क्या है। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, खुली जगह से जिनको डर लगता है उसको एग्रोरफोबिया कहा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक व्यवहार परक चिकित्सा में कितना समय लगता है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका 1 वर्ष। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो देखिए जो इसका राइट आंसर है वो है औसतन 15 से 18 बार। देखिए अगर आप कहीं भी इसको सर्च करेंगे पढ़ेंगे तो आपको इसके थोड़े अलग अलग आंसर मिलेंगे, कहीं लिखा होगा 15 से 16 बार, कहीं लिखा होगा 16 से 18 बार, लेकिन अगर औसतन बात करें तो 15 से 18 ही आपको ज़्यादातर मिलेगा। तो जो भी आंसर आपका 15 से 18 के बीच में हो आप वो टिक कर देंगे। तो इसका राइट आंसर बताइए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका 17 से 18 बार। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सदमा होने पर प्राथमिक सहायता के लिए क्या किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या है, रोगी का सिर नीचे रखते हुए लेटी हुई अवस्था प्रदान करना, एकदम सही है। ऑप्शन बी आपका क्या है, भीड़ को एकत्रित ना होने दें, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो शुद्ध ऑक्सीजन यानी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ऑप्शन सी आपका क्या है, कंबल से रोगी को ढक दे, तो ये भी एकदम सही है, क्योंकि जब जिस व्यक्ति को सदमा लगता है उसके बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है, इसलिए उसको कंबल से लपेट दिया जाता है जिससे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बना रहे। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि ए बी सी तीनों सही हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, किन लक्षणों के आधार पर जाना जा सकता है कि शिशु का जन्म निकट है। ऑप्शन फर्स्ट आपका गर्भाशय का संकुचन, ऑप्शन बी आपका उदर तथा कमर के निचले भाग में दर्द बढ़ना, ऑप्शन सी आपका दर्द के साथ थोड़ा रक्तस्राव व श्लेष्मा निकलना। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, एंटी रेबीज वैक्सीन किस स्थिति में लगवानी चाहिए, तो ऑप्शन बी आपका कुत्ते के काटने पर। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पेशी खिंचाव का कारण क्या है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका जोड़े के अस्थि बंधन या आसपास के ऊतकों में टूट फूट या चोट, ऑप्शन बी आपका हड्डियों के टेंडनों की एक प्रकार की चोट, ऑप्शन सी आपका पेशियों के टेंडनों की एक प्रकार की चोट। तो राइट आंसर क्या है आपका, उपरोक्त सभी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं इनमें कौन कौन, बताना है आपको। मस्तिष्क भी है और सुषुम्ना भी है, तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के आपके 2 भाग होते हैं, पहला आपका मस्तिष्क और दूसरा आपका रीढ़ की हड्डी। लेकिन रीढ़ की हड्डी को आपका मेरू रज्जु भी लिख के आ सकता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, स्पाइनल कॉर्ड भी लिख के आ सकता है तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड और सुषुम्ना, ये चारों एक ही चीज है, कुछ भी आएगा तो आप उसे टिक कर देंगे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था क्या है, तो ऑप्शन सी एकदम सही है आपका, भ्रूणावस्था।
तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 75 MCQs। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। ये थी आपकी दूसरी क्लास। अभी इसकी 3 क्लास और आएंगे तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।